हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का पूरा सिलेबस हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके करके प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें ऑलरेडी 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग 8वां क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग प्रीवियस यानी क्लास 7 में झारखंड की जनजातियां पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी संथाल और उरांव जनजाति हमने बता दिया था। और आज हम लोग मुंडा जनजाति और अन्य जनजातियों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि लगभग 9000 एमसीक्यू हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका झारखंड जीके में अपने आप को, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे जेपीएससी का अगर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप एग्ज़ाम में जाएं और पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके आएँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत क्या करनी है, लगभग 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ और डेली बाय डेली एक वीडियो आपको पेशेंस के साथ देख लेना है और एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेना है। आप यकीन मानिए, एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे और अन्य के कंपेयर में आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि मुंडा जनजाति से होगा। झारखंड के मुंडा जनजाति राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मुंडा जनजाति राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था कहा जाती है, जिसमें ग्राम प्रमुख को मुंडा, ग्राम पंचायत प्रमुख को हाथू मुंडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मुंडा का प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था कहा जाती है और इसमें जो ग्राम का प्रमुख होता है उसको मुंडा कहते हैं और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है। तो पहला कथन सही है। कई गांवों को मिलाकर परहा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहते हैं। कई गांवों को मिलाकर परहा पंचायत बनता है और इसके प्रमुख को मानकी कहते हैं। मुंडा एवं मानकी का पद वंशानुगत होता है। मुंडा और मानकी का पद जो होता है ये वंशानुगत होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी तीसरी आबादी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जनजातियों में अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनजातियों की आबादी है वो संथाल जनजाति है। दूसरे नंबर पे उरांव आते हैं और तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनजाति है झारखंड की वो मुंडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन लगभग 600 ईसा पूर्व में माना गया है और यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ध्यान रखिएगा, तथा कुल जनजातीय आबादी में इसका प्रतिशत 14.56% है। ध्यान रखिएगा, कुल जनजाति में जो मुंडा जनजाति का जो प्रतिशत है वो 14.56% है। और वहीं संथालों की बात करें तो मुंडा पूरे जनजाति जो झारखंड में पाई जाती हैं, उनका जितना भी जनसंख्या है उसका 35% वो कौन पाए जाते हैं? संथाल जनजाति के लोगों का जनसंख्या है।
और मुंडा आपने देख लिया कि मुंडा का जो प्रतिशत है वो 14.56 यानी 14.56 है। मुंडा का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया जाता है। मुंडाओं का जो मूल निवास स्थान यानी 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अगर हम बात करें, 600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ये 600 ईसा पूर्व में झारखंड में आए थे और ये जो है कहाँ से आए थे, तो तिब्बत से आए थे। तो मुंडा का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया जाता है तथा इनका फैलाव संपूर्ण झारखंड में है। मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है। तो मुंडा ध्यान रखिएगा कि मात्र एक ऐसी जनजाति है जो झारखंड में ही पाई जाती है, झारखंड में निवास करती है। इनका मुख्य एवं प्रथम प्रशासकीय केंद्र सुतियाम्बे में था। ध्यान रखिएगा, इनका मुख्य और प्रथम प्रशासकीय केंद्र जो है सुतियाम्बे में था। कहा जाता है कि मुंडा जो जनजाति के लोग झारखंड में 600 ईसा पूर्व में आए और जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है ये अपनी शासन व्यवस्था को, मतलब झारखंड राज्य निर्माण की व्यवस्था को ये शुरू करने का श्रेय इन्हीं जनजाति को दिया जाता है। तो बोला जाए कि राज्य निर्माण का श्रेय जो है झारखंड की किन जनजातियों को दिया जाता है, तो मुंडा जनजातियों को दिया जाता है। और मुंडा जनजाति झारखंड में कब आए, तो 600 ईसा पूर्व में। और ध्यान रखिएगा इनका जो है बोला जाए कि ये आए कहाँ से, यानी ये जो है झारखंड में जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो तिब्बत से। ध्यान रखिएगा तिब्बत इनका जो है वो जो है स्थान माना जाता है जहाँ से ये झारखंड में प्रवेश किए। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को निम्न में से किस समूह में रखा गया है? प्रजातीय दृष्टि से मुंडाओं को प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। मुंडा जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है जिसे कोलेरियन समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है। ये अपनी जाति को होड़ो तथा स्वयं को होड़ोको कहते हैं। ये अपनी जनजाति को होड़ो तथा स्वयं को होड़ोको कहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है। ध्यान रखिएगा, मुंडा अपने आप को जो है होड़ोको कहते हैं और अपनी जाति को होड़ो कहते हैं और इनकी भाषा क्या होती है, मुंडारी होती है। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं और अपनी जनजाति को होड़ो कहते हैं और इनकी भाषा क्या है, मुंडारी है। तो स्वयं को ये होड़ोको कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको तथा अपनी जनजाति को होड़ो के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। जो मुंडा जनजाति है इनको कोल के नाम से भी जाना जाता है। रांची जिला, ध्यान रखिएगा, रांची जिला मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अगर बोला जाए कि मुंडाओं की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में किस जिले में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा रांची जिले में मुंडाओं की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मुंडाओं का निवास स्थल जो है वो रांची, झारखंड का रांची जिला है। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग, ध्यान रखिएगा, मुंडारी भाषा बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को होड़ोको कहते हैं, अपनी जाति को होड़ बोलते हैं और इनकी भाषा जो है मुंडारी भाषा है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मुंडारी भाषा बोलते हैं और ये अपनी भाषा को अपने शब्दों में होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस जनजाति में तलाक साकमचारी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली जनजाति के नाम से जाना जाता है। मुंडा अपने गांव को हातू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मुंडा अपने गांव को हातू कहते हैं। ये अपने आप को होड़ोको कहते हैं, अपनी जाति को होड़ बोलते हैं और अपनी भाषा को मुंडारी बोलते हैं। और मुंडारी को जो है, इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी को ये अपने शब्दों में होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनमें तलाक की प्रथा है और तलाक जो होता है उसको ये अपने शब्दों में साकमचारी के नाम से जानते हैं। तलाक की प्रथा साकमचारी कहलाती है। और मुंडा जनजाति में गोत्र जो पाया जाता है उस गोत्र को कीली कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? कीली बोला जाएगा। और ये अपने गांव को हातू के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखाड़ा बोला जाता है। मुंडा जनजाति में
पंचायत स्थल और नाच के मैदान को अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मुंडा जनजाति 13 उपशाखा में बटी है, जिसमें रिजवे के अनुसार 340 गोत्र हैं। पहला सही है। यह जनजाति महली मुंडा एवं कपाट मुंडा नामक शाखा में विभक्त है। यह जनजाति यानी मुंडा जनजाति महली मुंडा कपाट मुंडा नामक शाखा में विभक्त है। एकल परिवार की अवधारणा जो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होती है, तो ध्यान रखिएगा, यानी मुंडा जनजाति में एकल परिवार की अवधारणा है और यह जनजाति जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय है। पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं और समगोत्रीय विवाह जो है यहाँ पे वर्जित है। एक गोत्र में आप शादी, यानी मुंडा जनजाति के लोग एक गोत्र में अपनी शादी नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनके गोत्र को क्या बोला जाता है, किली बोला जाता है। गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को, ध्यान रखिएगा, मुंडा जो जनजाति हैं इनके पूजा स्थल को सरना बोला जाता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। तंत्र मंत्र विद्या का प्रमुख तथा झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। जो मुंडा जनजाति में जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करते हैं उनको देवड़ा कहा जाता है और इनके पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में शव के साथ दफनाने की प्रथा ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि दाह संस्कार भी किया जाता है। दफन स्थल को शासन कहते हैं, दफन स्थल को शासन कहते हैं, जबकि शासन में निर्मित पूर्वज का शीलखंड शासनदीरी या हड़गड़ी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन के नाम से जानते हैं और इस जनजाति में शव के साथ दफनाने की प्रथा, यानी शव को दफनाने की प्रथा ज़्यादा मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जो तिब्बत से आएंगे वो जलाएंगे थोड़ी ना, तो इस जनजाति में शव के साथ दफनाने की प्रथा ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि दाह संस्कार भी इनमें होता है। दफन स्थल को शासन कहा जाता है, जबकि शासन में निर्मित पूर्वज का जो शीलखंड होता है उसको शासनदीरी या हड़गड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इनके पूजा स्थल को देख लेते हैं। पूजा स्थल अभी आपने जाना कि जो मुंडा जनजाति का जो पूजा स्थल होता है उसको सरना बोलते हैं। और पाहन का सहयोगी, ध्यान रखिएगा, पाहन का सहयोगी अगर आपसे बोला जाए कि पाहन के सहयोगी को क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पाहन का जो सहयोगी होगा उसको पनभरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पनभरा। और वहीं धार्मिक प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो धार्मिक प्रमुख को पाहन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पाहन का सहयोगी पनभरा हो जाएगा और धार्मिक प्रमुख को पाहन बोलेंगे। ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जानेंगे, ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से अपना आंसर जो होगा वो अपना आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पूजा स्थल, ध्यान रखिएगा, इनके मुंडाओं की पूजा स्थल को सरना, धार्मिक प्रमुख को पाहन और पाहन के सहयोगी को पनभरा, पाहन के सहयोगी को पनभरा बोला जाता है और ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण पुजारी डेहरी, धार्मिक प्रमुख को पाहन और पाहन का सहयोगी पनभरा, पूजा स्थल सरना। निम्न में से किस जनजाति के शासन में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है? निम्न में से किस जनजाति में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति में शासन में, मुंडा जनजाति के शासन में जुग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियों को गाड़ी जाती है। अगला है कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? मुंडा जनजाति के
जो युवा गृह होता है उसको गीतियोड़ा बोलते हैं। संथाल का युवा गृह घोटुल कहलाता है। और उरांव जो जनजाति हैं उनके जो युवा गृह को दुमकुड़िया के नाम से जानते हैं। तो मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा गांव जो होता है उसका प्रधान या मुखिया को मुंडा या हाथू मुंडा, ध्यान रखिएगा, मुंडा बोलते हैं या हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं। मुंडा गांव के प्रधान या मुखिया को मुंडा या हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है। मुंडा गांव का प्रधान मुखिया मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी, ध्यान रखिएगा, गांव के पुजारी को डेहरी और धार्मिक प्रधान को पाहन और पाहन का जो सहयोगी होता है उसको पनभरा के नाम से जाना जाता है। झारखंड के मुंडा जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मुंडा जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं राण का प्रयोग किया जाता है। मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा है कि पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है। पशु पूजा के लिए सोहराई पर्व मनाया जाता है, ये भी सही कथन है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा एवं सोहराई है। सरहुल को बा पर्व के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही है। यह जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को छोटा सरहुल तथा रोआ पूना को धान बुनी पर्व भी कहा जाता है। यह जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला बतौली पर्व को छोटा सरहुल और रोआ पूना को धान बुनी पर्व कहा जाता है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सही हैं। अगला है कि मिलान करना है, ध्यान रखिएगा, मिलान करना है, एक तरफ देवता है और दूसरा तरफ विषय है। तो मुंडा जनजाति का हाथू बोंगा की बात करें तो हाथू बोंगा ग्राम देवता को कहते हैं। मुंडा जनजाति में हाथू बोंगा वो ग्राम देवता है। वहीं ओड़ा बोंगा की बात करें, ओड़ा बोंगा जो है वो कुल देवता है, ओड़ा बोंगा कुल देवता है। इकिर बोंगा की हम बात कर रहे हैं तो ये जल देवता है। इकिर बोंगा क्या है? जल देवता। और बुरु देवता पहाड़ देवता है, बुरु देवता पहाड़ देवता है, ध्यान रखिएगा। हाथू बोंगा ग्राम देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता, इकिर बोंगा जल देवता और बुरु देवता पहाड़ देवता, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख लीजिए, हाथू बोंगा ग्राम देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता और इकिर को जल देवता और बुरु देवता होता है उसको पहाड़ का देवता वो होता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य करने वाले को कहते हैं। मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक का काम करता है उसको देवड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा तथा मुंडा गांव के सबसे बड़ी देवी देसाउली हैं, ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति के सबसे बड़े देवता जो हैं वो सिंहबोंगा हैं और सबसे बड़ी देवी जो है देसाउली हैं। मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? मुंडाओं का धर्म का आधार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जीववाद। मुंडाओं के धर्म का आधार जो है वो जीववाद है। क्या है? जीववाद। आगे है, अगला अपना स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है कि झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सगाई विधवा विवाह को कहते हैं, जबकि तलाक को साकमचारी कहते हैं। विधवा विवाह जो होती है उसको सगाई बोलते हैं, यानी एक विधवा औरत है और कोई विधुर है, अगर उसकी शादी करा देंगे तो उसको सगाई ये लोग बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर दो लोगों के बीच अनबन है, बन नहीं रहा है, वो काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, तो उनको अलग सेपरेशन जो किया जाता है, जिसको तलाक हम लोग बोलते हैं, ये लोग साकमचारी के नाम से जानते हैं। अगला है कि यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य लौटाना होता है, जिसे गोनोंग टका के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें जो शादी होता है उस समय जो वर पक्ष है उसके द्वारा लड़की को जो है एक दहेज दिया जाता है, जिसको
गोनोंग टका के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? गोनोंग टका। और यदि लड़की जो है लड़के को तलाक देती है तो उसको जो है गोनोंग टका जो है वो इसे वापस करना पड़ता है। मुंडा समाज में कर्ण छेदन संस्कार को तुकुइलतूर कहते हैं। मुंडा समाज में कर्ण छेदन जो संस्कार होते हैं उसको तुकुइलुतुर कहते हैं। तुकुइलुतुर के नाम से कर्ण छेदन संस्कार को जाना जाता है, ये सही है। और मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो है उसका नाम सोसो बोंगा बैलेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे, 1 2 3। अगला है मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को बा पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को बा पर्व के नाम से जाना जाता है तथा बतौली पर्व को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है? तो कुछ देर पहले आपने देखा था कि रोआ पूना जो है इसी को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है। रोआ पूना पर्व को धान बुनी पर्व के नाम से जाना जाता है तथा बूरू पर्व दिसंबर माह में मनाया जाता है। बूरू पर्व जो है दिसंबर माह में मनाया जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को अभी आपने जाना गोनोंग कहते हैं। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य जो होता है उसको गोनोंग के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग टका या कूरी गोनोंग कहा जाता है। गोनोंग टका या कूरी गोनोंग जो है वधु मूल्य को कहा जाता है। और विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहते हैं। और तलाक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तलाक को क्या कहते हैं। अगला है कि मुंडाओं के विवाह के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि मुंडाओं के विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मुंडाओं के विवाह के संदर्भ में इनमें गलत कथन की पहचान करनी है। ये अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते, ये अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते, ये तो सही है, बिल्कुल अपने जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये भी कथन सत्य है। विवाह में समधी भेंट की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसे होपा रूपा जोहार कहते हैं। विवाह में समधी भेंट की एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसको होपा रूपा जोहार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। इनमें वधु मूल्य देने की प्रथा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य देने की प्रथा है, तभी तो अगर लड़की जो है लड़के को तलाक देती है तो उसे वो वधु मूल्य जो है वापस करने होते हैं, तो ये गलत हो गया, बाकी अन्य सही हैं। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति महली मुंडा को एवं कंपाट मुंडा नामक 2 शाखाओं में विभक्त है। निम्न में से कौन सी जनजाति महली मुंडा एवं कंपाट मुंडा नामक 2 शाखाओं में विभक्त है? तो कौन सी जनजाति 2 शाखाओं में विभक्त है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मुंडा जनजाति महली मुंडा एवं कंपाट मुंडा नामक 2 शाखाओं में विभक्त है। तो ध्यान रखिएगा महली मुंडा और कंपाट मुंडा में मुंडा जनजाति जो है बंटी हुई है। मुंडा परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुंडा परिवार के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है? तो देख लेते हैं। पहला, इनमें एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार मिलते हैं। इनमें वंश कुल की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे ये खूंट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, अभी हम लोगों ने जाना था। और अगला है कि संतानों में माता का गोत्र चलता है, बिल्कुल गलत है। संतानों में माता का गोत्र चलता है, वो बोल रहा है कि गोत्र चलता है, तो यही गलत है। संतानों में माता का गोत्र नहीं बल्कि पिता का गोत्र चलता है। संतानों में माता का गोत्र नहीं चलता बल्कि पिता का गोत्र चलता है। और उसमें उसने बोला था कि असत्य कथन की पहचान करनी है, तो यही कथन असत्य हो जाएगा। अगला है रिजले ने मुंडा जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? तो मुंडा जनजाति में ध्यान रखिएगा, रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति में गोत्रों की संख्या 340 है। सोमा सिंह
मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है? सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है? तो 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कहते हैं। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनको बटोई और करेया के नाम से जानते हैं। और करेया ध्यान रखिएगा, केरिया या करेया अगर बोला जाए, हालांकि केरिया ध्यान रखिएगा, केरिया जो है वो उरांव जनजाति के पुरुषों के द्वारा जो पहनी जाने वाली वस्त्र होती थी, और महिलाओं, अगर उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र की बात करें तो वो होती थी घुंघू। तो आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था। और एक और महिलाओं यानी उरांव जनजाति में जो महिलाएं जो होती हैं, एक और वस्त्र का हमने नाम लिया था, उस वस्त्र का नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र बटोई और करेया कहलाता है तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारेया के नाम से जानते हैं। तो मुंडा जनजाति में जो पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसको करेया और बटोई, और महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाली वस्त्र है वो पारेया है। तो मुंडाओं में मुंडाओं में जो महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाली वस्त्र है वो पारेया है। अगला जनजाति देखते हैं, हो जनजाति। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति है। और प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड श्रेणी में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। हो जनजाति का संकुल क्षेत्र कोल्हान है। हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड में चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड श्रेणी से आते हैं। और हो जनजाति का जो अधिक संकेंद्रण जो देखने को मिलता है वो कोल्हान क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो कोल्हान प्रमंडल में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से ज़िले आते हैं, और उसी ज़िले में जो है ध्यान रखिएगा कि ये झारखंड में जो हो जनजाति हैं उसी ज़िले में पाई जाती हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यान से सुनिए। झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बोला गया है पहला कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड श्रेणी से संबंधित है। बिल्कुल पहला कथन सही है। इनकी भाषा हो है जिसकी लिपि इनकी भाषा हो है जिनकी लिपि वारांड चीती है। तो ध्यान रखिएगा, हो जनजाति के लोगों की जो भाषा है वो हो है और इनकी लिपि वारांड चीती है, ये भी कथन सत्य है। इनका निवास स्थान मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां है। तो कोल्हान प्रमंडल में देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे, सभी कथन सत्य हैं। लोको बेदरा द्वारा हो भाषा हेतु वारांड चीती नामक लिपि विकसित की गई। तो ध्यान रखिएगा, वारांड चीती लिपि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो लोको बोदरा के द्वारा ये लिपि विकसित करी गई है। और ये किस जनजाति की लिपि है? तो हो जनजाति की लिपि है। और इनके द्वारा जो हो जनजाति के लोग जो होते हैं इनके द्वारा कौन सी भाषा बोले जाती हैं? तो हो भाषा बोली जाती है। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। तो इनकी भाषा जो होती है हो ये मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार से इनकी भाषा है। और इस जनजाति के लोग अपनी एक लिपि वारांड चीती जिसके जन्मदाता जो हैं लोको बेदरा हैं
उसको ये लोग मानते हैं। और इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। मुख्य निवास स्थान यानी सर्वाधिक संकेंद्रण जो होता है ये जो है ध्यान रखिएगा ये गलत हो गया, यानी चौथा ये गलत हो गया, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। अभी देखा कि इनका मुख्य जो निवास स्थान है वो सिंहभूम यानी पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इनका निवास स्थान है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि झारखंड के हो जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के हो जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। हो जनजाति मुंडाओं से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है। हो जनजाति में 7 से 12 गांवों का एक समूह बनता है जिसे पीड़ या पढ़ा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति के लोग 7 से 12 गांवों का जो समूह बनाते हैं उन्हें पीड़ या पढ़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख वो पीड़ या पढ़ा जो होता है उसका प्रमुख क्या होता है, मानकी होता है। और संथाल में 15 से 20 गांवों का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला है ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कथन सत्य थे। और कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ में बांटा गया है। कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ में बांटा गया। तो आपने देखा था कि हो जनजाति 7 से 12 गांवों का समूह था, तो कोल्हान में जो है वो आप गांवों को 26 पीढ़ में, यानी टोटल जो पीढ़ जो है कोल्हान जो क्षेत्र है उसमें टोटल जो पीढ़ जो बनाए गए हैं वो 26 पीढ़ बनाए गए हैं। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। तो हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है वो अखाड़ा में होती है। हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक अखाड़ा में होती है। और हो जनजाति के लोग अखाड़ा को ध्यान रखिएगा, हो जनजाति के लोग अखाड़ा को तुरटूड कहते हैं। हो जनजाति के लोग अखाड़ा को तुरटूड के नाम से जानते हैं। हो गांव का प्रधान मुंडा होता है और मुंडा के सहायक को डाकुआ के नाम से जाना जाता है। तो हो ध्यान रखिएगा कि हो जो गांव होता है उस हो लोगों का जो गांव होता है उसका प्रधान मुंडा होता है और मुंडा का जो सहायता करता है, जो उसका सहायक होता है, उसको डाकुआ के नाम से जाना जाता है। मुंडा मानकी प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है। मुंडा मानकी प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है। तो आंसर हो जाएगा हो। मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। अगला है झारखंड के हो जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के हो जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हो जनजाति ध्यान रखिएगा, हो जनजाति 80 से अधिक गांव में विभाजित है, जिसमें ध्यान रखिएगा हो जनजाति की अगर हम बात करें तो हो जनजाति 80 से अधिक गोत्र में विभाजित है, जिसमें बोदरा, बाररा, बालमूचू और अंगारिया मुख्य है। बोदरा, बालरा, बालमूचू और अंगारिया मुख्य है। तो बिल्कुल ये पहला कथन सही है। वहीं हम बात करें आरंभ में यह जनजाति मातृसत्तात्मक था, बिल्कुल सही बात है, मातृसत्तात्मक था। फिर समगोत्रीय विवाह निषेध है, परंतु बहुविवाह का प्रथा प्रचलन में है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, लेकिन बहुविवाह यहाँ पे लोग करते हैं। हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो हो जनजाति में जैसे संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, तो उसी तरह से हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आदि विवाह है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आदि विवाह है। आपने संथालों में देखा था किरिंग बापला, उरांव में आपने देखा था कि सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वो उरांव में कौन सा सर्वाधिक प्रचलित विवाह है दोस्तों। तो उरांव में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को हम लोग क्या बोलते थे, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिसे देखूं कि आपकी तैयारी आप जो है कितने अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको याद होगा। अगला है दीकू।
दिकु आदि, देखिए एक तरफ विवाह है और दूसरी तरफ विषय है। तो दिकु आदि की अगर हम बात करें तो दिकु आदि गैर जनजातीय परंपरा के साथ विवाह करते हैं। दिकु आदि जो होते हैं वो गैर जनजातीय परंपरा के साथ विवाह करते हैं। ओपोर तिपी जो होते हैं ये कन्या का हरण कर विवाह करते हैं। ओपोर तिपी कन्या का हरण कर विवाह करते हैं। और राजी खुशी विवाह प्रेम विवाह होता है। और अंधेर विवाह की बात करें तो वधु द्वारा, अंधेर जो विवाह होता है वो वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना, है ना। निर्बोधक विवाह आपने देखा था कि तुम बोलो या ना बोलो, हठ विवाह जिसे बोलते थे, जाके बैठ जाती थी लड़की और सास ससुर बोले या ना बोले, कुछ उसको इज्जत दें, रेस्पेक्ट दें या ना दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उसको हठ विवाह बोलते थे। तो अंधेर विवाह भी वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी न हो जाए उसको अंधेर विवाह बोलते हैं। तो ये सभी जो है ध्यान रखिएगा। तो ये अभी आपने जाना कि मुंडाओं में अगर हम बात करें, हो जनजाति की बात करें तो इनमें 5 प्रकार की विवाह प्रचलित है। और वो 5 प्रकार की विवाह में दिकु आदि, ओपोर तिपी और राजी खुशी विवाह और ध्यान रखिएगा अंधेर विवाह। तो यहाँ पे ये जब दिकु आदि की बात कर रहे हैं तो इसमें गैर जनजाति परंपरा के साथ विवाह होता है। ओपोर तिपी की बात करें कन्या का हरण कर विवाह होता है। और राजी खुशी विवाह प्रेम विवाह है। और वहीं बात करें अंधेर विवाह की तो वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक कि उनकी शादी घर वाले करा न दे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इनका युवा गृह गीतियोड़ा कहलाता है। तो हो जनजाति का युवा गृह जो होता है वो गीतियोड़ा कहलाता है। और ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति की भी युवा गृह क्या थी, गीतियोड़ा थी। युवा गृह अर्थात गीतियोड़ा के अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्र भी युवा गृह अर्थात गीतियोड़ा में अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र भी रखे जाते हैं। तो 1, 2 दोनों कथन सही हैं। हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला बोला गया है कि इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेड़ो, वादी और गोड़ा भूमि। बेड़ो, वादी और गोड़ा भूमि इनकी कृषि की 3 श्रेणियां हैं, ये सही है। धान इनकी मुख्य फसल है, तो ये BC, ये तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। अगला है इली किस जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय है। इली किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है या पवित्र पेय पदार्थ है। तो इली ध्यान रखिएगा, इली की बात हो रही है तो ये हो जनजाति का पवित्र या प्रिय पेय पदार्थ है। इली या हो जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय पदार्थ देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। इस जनजाति की रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे ये लोग आदि कहते हैं। क्या बोलते हैं, इली जो है, इली हो जनजातियों का प्रिय या पवित्र पेय पदार्थ है। और इसे देवी देवताओं को भी ये लोग चढ़ाते हैं। और इस जनजाति की रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र एक स्थान बना होता है जिसे आदि इनके द्वारा कहा जाता है। अगला है कि हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बोला गया हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता परिवार का मुख्य एवं कर्ता धर्ता होता है। और परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या के आधार पर होती है। बिल्कुल ये सही, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है इली किस जनजाति का प्रिय, इली किस जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय है। तो इली किस जनजाति का प्रिय और पवित्र पेय है। तो इली ध्यान रखिएगा हो जनजाति का प्रिय और पवित्र पेय है। इली हो जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय है जिसे ये अपने देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। और इस जनजाति के रसोई घर के कोने में इनके पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे आदि के नाम से ये जानते हैं। हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता परिवार का मुख्य तथा कर्ता धर्ता होता है, ये भी सही है। और
परिवार की गिनती चूल्हों के आधार पर की जाती है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के हो जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के हो जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिए कि हो जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। इसी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है जिसे देवी देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है, ये भी सही है। और ये अपनी भूमि को 3 श्रेणी में बांटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हो जनजाति के लोग होते हैं ये अपनी भूमि को 3 श्रेणी में बांटते हैं, बेड़ो, वादी और गोड़ा। बेड़ो जो होता है इनका सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होता है, और वादी जो होता है वो मध्यम उपजाऊ भूमि होता है, और गोड़ा जो होता है सबसे कम उपजाऊ वाली भूमि होती है। तो हो जनजाति के लोग जो है अपने भूमि को 3 भागों में बांटते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। अभी आपको बताया ही, तो ध्यान रखिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बेड़ों की बात करें तो अभी हमने बताया कि बेड़ो जो होता है हो जनजाति की अधिक उपजाऊ भूमि है। वादी धान खेती के लिए उपयुक्त, यानी बहुत अधिक ये उपजाऊ तो नहीं होती, लेकिन जो है सबसे जो है अधिक उपजाऊ बेड़ो भूमि, और उससे कम उपजाऊ भूमि को वादी बोलते हैं, और सबसे कम उपजाऊ भूमि को गोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोटा अनाज ये लोग बुआई करते हैं, और वादी भूमि में धान की खेती ये करते हैं। हो जनजाति में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है? तो ध्यान रखिएगा, हो जनजाति की महिलाएं जो है हल व तीर धनुष चलाना या छूना जो है ये निषिद्ध इनको किया गया है, और वाद्य यंत्र को ये स्पर्श नहीं करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हो जनजाति में महिलाओं को तीर धनुष चलाना या उसको छूना, वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, इसको निषिद्ध माना जाता है। हो जनजाति में महिलाओं को हल, तीर धनुष चलाना तथा वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना निषिद्ध है। निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हाथू को हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। रिजवे ने हो जनजाति को 46 गोत्रों का जिक्र किया है, यानी रिजवे ने हो जनजाति के 46 गोत्रों का जिक्र किया है। अगला है हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हो जनजाति के विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये प्रायः एक विवाही होते हैं, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। देखिए, समगोत्रीय विवाह का यहाँ पे प्रचलन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ देखिएगा अंतर गोत्रीय विवाह का प्रचलन होता है। आदि बापला, दिकु आदि, ओपोर तिपी, राजी खुशी और अनादर विवाह, 5 प्रकार की विवाह इनमें होती है। हो जनजाति के विवाह के संबंध में समगोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं है। अब यहाँ आइए इनके देवता और संबंध। जब पाहुई बोंगा की बात करें, पाहुई बोंगा इनका ग्राम देवता होता है। ओटो बोड़ोम की बात करें तो ये पृथ्वी देवता है। मरांग बुरु की बात करें पहाड़ देवता है, और दसाउदी की बात करें तो ये वर्षा देवता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओटो बोड़ोम पृथ्वी देवता, मरांग बुरु पहाड़ देवता, और दसाउदी बोंगा जो होता है वर्षा देवता होता है। हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हो जनजाति के लोग पिता के लिए अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि झारखंड के हो जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हो जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण, हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के भी उपासक होते हैं, और भूत
प्रेत और जादू टोना में ये विश्वास करते हैं। देवरी नामक पुरोहित इनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। तो ये सभी कथन, दोनों पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएंगे। झारखंड के हो जनजाति सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के हो जनजाति जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, हो जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनके गांव के बीच एक अखाड़ा होता है जिसे स्टे तुरटूड कहते हैं और यहाँ नाच गान मनोरंजन प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है। तो बिल्कुल ये सही है। अगला है कि इनके घर के एक कोने में आदिंग स्थल होता है जो इनके पूर्वजों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन जनजाति के लोगों का सामान्यतः मूंछ दाढ़ी नहीं होता है, ये भी सही है। इस जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार माघे है। इसके अलावा बाहा हेरो, बतौदी, दमुराई और जोमनाया कलोम प्रमुख त्यौहार होते हैं। तो सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है, नेक्स्ट है अपना कि निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नामों से जाना जाता है? तो ओपोर तिपी विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से हो जनजाति में जाना जाता है। और लड़का लड़की की मर्जी से जो संपन्न विवाह होता है उसको राजी खुशी विवाह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति का अनादर विवाह उरांव के निर्बोधक विवाह के समान है। तो आप जानते हैं कि उरांव के निर्बोधक विवाह को हट विवाह कहते हैं और इसमें लड़की जो है वो लड़के के घर जाकर ज़बरदस्ती बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम बोलो या ना बोलो, हम तो बोलेंगे, हम तो तुम्हारे घर में रहेंगे, है ना। तो हो जनजाति और वो तब तक हट करती रहती है जब तक कि घर वाले परेशान होकर थक हार कर उसकी शादी लड़के से न करा दें। हो जनजाति में हट विवाह को क्या कहते हैं? तो हो जनजाति में जो निर्बोधक विवाह जो हट विवाह है उसको जो है अनादर विवाह के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाएगा? अनादर विवाह। अगला है कि हो जनजाति में हट विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह के नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति में जो क्रय विवाह होता है उसको आदि विवाह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। हो जनजाति के देवताओं को ध्यान रखिएगा बोंगा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति के देवता बोंगा कहे जाते हैं। हो जनजाति में सबसे बड़ा जो देवता होता है वो सिंह बोंगा होता है। और ग्राम देवता अभी आपने जाना था कि पाहुई जो होता है वो ग्राम देवता पाहुई को ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा दसावली को जो है वर्षा देवता के रूप में जाना जाता है। हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? तो हो जो समाज में घातक जो देवता होते हैं उनकी पूजा देवोवा करता है। कौन करता है? देवोवा जो होता है वो घातक देवताओं की पूजा करता है। हो जनजाति के पर्व त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जनजाति के पर्व त्यौहार की अगर हम बात करें तो इनके पर्व कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। बाहा पर्व बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है, ये भी सही है। जोम नामा नए अन्न खाने से संबंधित है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित होता है? तो बोंग नृत्य किस जनजाति का प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जनजाति में बोंग नृत्य प्रचलित है। अब आ जाइए अगला जो है हम लोग अब करने वाले हैं खरवार जनजाति को। तो खरवार जनजाति का पहला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। ध्यान रखिएगा यह वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल का मानते हैं, ये भी सही बात है। इनका मूल स्थान ध्यान रखिएगा इनका मूल स्थान जो है खेरीझार था। इनका मूल स्थान खेरीझार था। तो ये भी सही है, यानी सभी के सभी कथन जो हैं यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। खरवार जनजाति के बारे में उपयुक्त कथन सत्य है। झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जो अपने
सम्मान, सत्य वचन और सर्वस्व कुर्बान करने हेतु जानी जाती है। यह झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति कही जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जो खरवार जनजाति है ये 5वीं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये अपने सम्मान, सत्य वचन और सर्वस्व कुर्बान हेतु प्रसिद्ध हैं और यह जो है वीर और लड़ाकू जनजाति कही जाती है। तो ये सही है। खरवारों का मूल स्थान खेरीझार होने के कारण इन्हें खरवार कहा गया। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है तथा मुख्यतः पलामू में निवास इनका संकेंद्रण है, यानी पलामू में ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। ये भी सही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत बैठकी कहा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से खरवारों का ग्राम पंचायत बैठकी कहा जाता है, जबकि इसका प्रमुख बैगा कहा जाता है। इसका प्रमुख खरवारों का जो प्रमुख होता है गांव का उसको बैगा बोलते हैं और जो बैठक बोला जाता है उसको बैठकी के नाम से जाना जाता है। खरवार जनजाति, ये सही कथन है। खरवार जनजाति के द्वारा ग्राम समूह को इस आधार पर गठित किया जाता है। खरवार जनजाति के द्वारा ग्राम समूह को इस आधार पर गठित किया जाता है। तो ग्राम समूह को इस आधार पर गठित किया जाता है। तो ये भी कथन सत्य है, यानी सभी के सभी जो है ऑप्शन सही हैं। अगला है खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। खरवार जनजाति की सर्वाधिक जो संख्या जो है ये पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। खरवार जनजाति खरेवारी भाषा बोलते हैं और खेरवारी, ध्यान रखिएगा, खरवार जो जनजाति होते हैं वो खेरवारी भाषा बोलते हैं और खेरवारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। खेरवारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त हैं। डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त हैं, तो ध्यान रखिएगा डाल्टन के अनुसार खरवार जो जनजातियाँ हैं वो 4 उपजातियों में विभक्त हैं। डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में विभक्त थे। संडर ने खरवार की 6 उपजातियाँ बताई हैं। डाल्टन ने 4 उपजातियाँ बताई हैं, वहीं हम संडर की बात करें तो इन्होंने 6 उपजातियाँ बताई हैं और वो 6 उपजातियाँ सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोक्ता, गुंजू और मंझिया बताई है। रिजले द्वारा रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया गया है। रिजले ने जो है वो रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं, तो खरवार जनजाति अपने आप को 18 हजारी कहते हैं और खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। अगला है कि झारखंड के खरवार जनजाति के राजनीतिक वस्तु स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। झारखंड के खरवार जनजाति के राजनीतिक वस्तु स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि झारखंड के खरवार जनजाति के राजनीतिक वस्तु स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 गांव की पंचायत को, ध्यान रखिएगा, 4 गांव की पंचायत को चट्टी बोला जाता है। 5 गांव के पंचायत को पचौरा बोला जाता है। 5 गांव के पंचायत को पचौरा बोला जाता है। ये सतौरा लिखा हुआ है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सतौरा जो है ये गलत हो जाएगा। और जो है अगला है 7 गांव, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 गांव, कौन सा कथन सही है वो बोला गया है। तो 4 गांव को चट्टी बोलते हैं, ये सही हो गया। 5 गांव को पचौरा बोलते हैं, ये सतौरा लिखा हो गया है। 7 गांव को सतौरा बोलते हैं, 5 गांव को पचौरा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल पहला सही है, बाकी जो है दूसरा और तीसरा जो है ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो खरवार जनजाति हैं इनमें जो उपजातियां हैं, जो है डाल्टन के अनुसार 4 और संडर के अनुसार की बात करें तो 6 उपजातियां हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 4 गांव के पंचायत को चट्टी बोलते हैं, 5 गांव के पंचायत को पचौरा बोलते हैं और 7 गांव के पंचायत को सतौरा के नाम से जाना जाता है। तो 4 गांव के पंचायत को चट्टी,
5 गांव के पंचायत को पचौरा, 7 गांव के पंचायत को सतौरा के नाम से जाना जाता है। झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह जनजाति भोक्ता, मांझी, राउत और महतो 4 उपजातियों में विभाजित है। बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा 20 हजारी भी अपने आप को कहते हैं। खरवारों में युवा गृह जैसी संस्थाएं होती हैं तथा समाज पितृसत्तात्मक होती हैं। तो बोला गया है कि सही कथन की आपको पहचान करनी है तो पहला और दूसरा ध्यान रखिएगा, ये सही हो जाएगा। और अगला हम लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपने आप को खरवार जनजाति के लोग जो होते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये 20 हजारी नहीं कहते, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा 20 हजारी नहीं कहते, ये अपने आप को 18 हजारी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करनी है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह जनजाति भोक्ता, मांझी, राउत और महतो 4 उपजातियों में विभाजित है। डाल्टन ने ये 4 उपजातियां बताई हैं। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा ये 20 हजारी अपने आप को नहीं कहते, 18 हजारी अपने आप को कहते हैं। और खरवारों में युवा गृह जैसी संस्थाएं तथा समाज पितृसत्तात्मक होती हैं। तो ये 20 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जबकि विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं, ये सही है। आर्थिक दृष्टिकोण से इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी अपने आंसर हो जाएंगे। खरवार जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं तथा स्वयं को 18 हजारी कहते हैं। खरवारों में युवा गृह जैसी संस्थाएं नहीं पाई जाती तथा समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा। झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खरवार जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि खैर वृक्ष से कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा रहा है। खैर वृक्ष से कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा तथा धार्मिक दृष्टिकोण से इनका प्रमुख जो देवता सिंह बोंगा होता है और धार्मिक इनके प्रमुख को बैगा के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही हैं। और झारखंड के खरवार जनजाति के दिनचर्या के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? झारखंड के खरवार जनजाति के दिनचर्या के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो सुबह के नाश्ता, ध्यान रखिएगा, इनका सुबह का जो नाश्ता होता है उसकी अगर हम बात करें तो लुकमा कहा जाता है। दिन के भोजन को बियारी और रात के भोजन को कलेवा कहा जाता है। तो झारखंड में खरवार जो जनजाति होते हैं, इनके जो सुबह का जो नाश्ता होता है इसको ये लोग ध्यान रखिएगा लुकमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकमा के नाम से जानते हैं। और दिन के भोजन को बियारी और रात के भोजन को कलेवा के नाम से जानते हैं। तो ये सभी कथन सत्य हैं। खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान आपको करनी है। तो इनकी प्राथमिक एवं सबसे छोटी इकाई परिवार है, बिल्कुल सही है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक है, ये भी सही है। और इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, बिल्कुल सही बात है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है, ये गलत है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है और पुत्रों का नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर। तो ध्यान रखिएगा, खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पिता के संपत्ति में पुत्रों का हक होता है, न कि पुत्रियों का। अगला है, खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है तो आयोजित विवाह। तो ध्यान रखिएगा, आयोजित विवाह आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप उरांवों में जो प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह थी। अब यहाँ पे खरवारों में भी सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह
प्रचलित विवाह है। अगला है कि झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति, झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जो जनजाति है वो खरवार जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति खरवार है। यह जनजाति बहादुर मार्शल लड़ाकू है एवं सत्य के लिए कुछ भी बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम खड़िया जनजाति को देख लेते हैं। तो खड़िया जनजाति में पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में इनको रखा गया है। प्रजातीय दृष्टिकोण से खड़िया जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। और खड़िया जनजाति की भाषा, खड़िया का सबसे संबंध ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से है। खड़िया जनजाति की भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार से है और इस जनजाति का नाम खड़िया, खड़खड़िया यानी पालकी ढोने के कारण पड़ा है। ध्यान रखिएगा, खड़िया जो जनजाति है इनका नाम खड़िया, खड़खड़िया यानी पालकी। तो पालकी ढोने ये इनका मुख्य पेशा जो है वो पालकी ढोना रहा है। तो इसीलिए उसी खड़खड़िया के नाम पर ही इनके जनजाति का नाम खड़िया जनजाति पड़ा है। ठीक है, आगे आइए। अगला जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी जनजाति 3 शाखाओं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में विभक्त है? तो खड़िया जो जनजाति है इसकी 3 शाखाएं हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। खड़िया जनजाति की 3 शाखाएं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया तथा ढेलकी खड़िया में विभक्त है। इन 3 वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता। तो 3 जो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है, इन तीनों वर्ग का आपस में विवाह नहीं होता। झारखंड के खड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, इनका मूल स्थान रोहतास है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण गुमला और सिमडेगा के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं और इनकी भाषा खड़िया है जो मुंडारी भाषा परिवार की ही एक भाषा है। यह जनजाति झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो सभी के सभी कथन ये सत्य हैं। अगला आ जाइए, खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुमला और सिमडेगा जिले में निवास करती है। खड़िया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गुमला और सिमडेगा जिले में निवास करती है। रोहतासगढ़ खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड के खड़िया जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खड़िया जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाज पितृसत्तात्मक है तथा बहुविवाह का प्रचलन है, सही बात है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह उलोलदाय है जिसे असल विवाह कहते हैं। तो खड़िया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह उलोलदाय है जिसे असल विवाह के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? निम्न में से किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है, यानी ईसाई के रूप में इनका कन्वर्जन किस जनजाति का सबसे ज़्यादा हुआ है? तो खड़िया जनजाति का। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है और खड़िया जनजाति के गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो खड़िया जनजाति के जो गांव जो हैं वो शंख कोयल नदी के तट पर बसे हुए हैं। हट विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो हट विवाह को खड़िया जनजाति में, ध्यान रखिएगा, जो हट विवाह होता है, निर्बोधक जो विवाह होता है, उसको जो है खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ढुकू चोलकी के नाम से जाना जाता है। हट विवाह को खड़िया जनजाति में ढुकू चोलकी विवाह के नाम से जाना जाता है। अब विवाह पद्धति देख लेते हैं। कुछ विवाह पद्धति जो है वो इनमें प्रचलित है, यानी खड़िया जनजाति में कुछ विवाह पद्धति प्रचलित है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उधरा उधरी का मतलब होता है भाग के शादी करना, सह पलायन विवाह, यानी उधरा उधरी का मतलब हो गया कि वो घर से भागेगा, वो घर से भागेंगे और शादी कर देंगे, तो उसको सह
पलायन विवाह के नाम से जानेंगे। अगला है ढुकू चोलकी। क्या है ढुकू चोलकी? तो ढुकू चोलकी जो है इसको बोलते हैं अनाहुत विवाह। क्या बोलते हैं? ढुकू चोलकी को अनाहुत विवाह के नाम से जाना जाता है। तापा, तापा की बात करें तो अपहरण विवाह है। तापा अपहरण विवाह है। और राजी खुशी जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है। ध्यान रखिएगा कि जब ढुकू चोलकी विवाह की बात करेंगे, ढुकू चोलकी विवाह, तो ये अनाहुत विवाह यानी बिना निमंत्रण दिए विवाह, और उधरा उधरी जो विवाह होता है वो सपलायन विवाह यानी साथ भागकर शादी कर देते हैं। और तापा विवाह की बात करें तो इसमें जो है अपहरण करके विवाह किया जाता है। और राजी खुशी विवाह प्रेम विवाह है। अगला आइए, अगला हम जो देख लेते हैं तो आपको बता ही दिया कि उधरा उधरी विवाह सपलायन विवाह अर्थात भागकर शादी करना, ढुकू चोलकी यानी अनाहुत विवाह बिना निमंत्रण दिए विवाह, और तापा यानी अपहरण विवाह, और राजी खुशी यानी प्रेम विवाह जो होता है उसको बोलते हैं। खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को बोराम के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को बोराम के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? बोराम कहते हैं। और इस जनजाति की आर्थिक स्थिति का अनुमान फागो पर्व द्वारा लगाया जाता है। फागो पर्व के द्वारा लगाया जाता है। खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो खड़िया समाज पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृ आवासीय होता है। सही बात है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। बिल्कुल सही है। कन्या मूल्य देने की प्रथा पाई जाती है। कन्या मूल्य देने की प्रथा पाई जाती है, ये भी सही है। इनके यहाँ तलाक की परिपाटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो यही असत्य है, इनके यहाँ तलाक की परिपाटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि झारखंड के खड़िया जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खड़िया जनजाति के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था को ढोकलो सोहोर कहते हैं। सही बात है। ग्राम पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता है, जिसका सहयोगी करटाहा कहलाता है, ये भी सही है। और अगर हम बात करें कि खड़िया जनजाति पंचायत धीरा एवं जातीय पंचायत का प्रमुख बंदिया कहलाता है। खड़िया जनजाति, देखिए, खड़िया जातीय पंचायत को धीरा और जातीय पंचायत का प्रमुख को बंदिया कहा जाता है। तो खड़िया जो जनजाति है उसका जातीय पंचायत जो होता है उसको धीरा कहा जाता है, और जातीय पंचायत का प्रमुख को, ध्यान रखिएगा, बेदिया कहा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया ही जाति का हुआ है। तो झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण जो हुआ है वो खड़िया जनजाति का ही हुआ है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है अभी हमने देखा था उलोलदाय या असल विवाह। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह उलोलदाय या असल विवाह है। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में उलोलदाय एवं असली विवाह के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को उलोलदाय एवं असली विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला है कि झारखंड के खड़िया जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के खड़िया जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व बाबीड़, बंगारी, कादोलेटा और नयोदिम। खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व बाबीड़, बंगारी, कादोलेटा और नयोदम है। तो ये पहला सही है। फागु इनका शिकार उत्सव है जिसमें पाट और बोराम की पूजा की जाती है। फागु इनका शिकार उत्सव है जिसमें पाट और बोराम की पूजा की जाती है। तो पहला और दूसरा ये दोनों सही हो जाएंगे। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में तापा तनेजा के नाम से जाना जाता है। अपहरण विवाह को खड़िया जनजाति में तापा तनेजा के नाम से जाना जाता है तथा यह पलायन विवाह को खड़िया
जनजाति में उधरा उधरी पलायन विवाह को खड़िया जनजाति में उधरा उधरी विवाह के नाम से जाना जाता है। अब सुमेलित देवता, चलिए सुमेलित देवता की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? इनकी सुमेलित देवता की। तो पहला है बेदा भगवान। बेदा भगवान जो होता है वो ये सूर्य देवता को बोलते हैं। पहाड़ देवता, इनका पहाड़ देवता जो होता है वो पारदुबो होता है। खड़िया जनजाति का जो सूर्य देवता को ये लोग बेदा भगवान बोलते हैं और पहाड़ देवता को पारदुबो बोलते हैं। वन देवता, इनका वन देवता जो होता है वो राम होता है। और देवी की बात करें तो गूमी, यानी इनकी जो देवी होती हैं उनका नाम गूमी है। बेदा भगवान अर्थात सूरज को बोलते हैं, पहाड़ देवता पारदुबो और वन देवता इनके बोराम हैं। बेदा भगवान सूरज, पहाड़ देवता पारदुबो, वन देवता बोराम और देवी इनकी गूमी हैं। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता, खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बेदा है, यानी अर्थात सूर्य है। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बेदा है, सूर्य है। और अभी आपने देखा कि पाटदुबो जो है ये पहाड़ देवता है। पाटदुबो जो है वो पहाड़ देवता है इनका। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता बेदा है। और खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी यानी धर्म राजा कहते हैं। गिरिंग बेरी या धर्म राजा के नाम से जानते हैं। खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान पुजारी या कालो कहलाता है। ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है या जो धार्मिक पुजारी होता है इसको ये लोग कालो के नाम से जानते हैं। और खड़िया गांव का जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। खड़िया गांव का मुखिया को प्रधान के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? निम्न में से किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? तो बाबीड अभी आपने देखा था, बंगारी और कादोलेटा। बाबीड, बंगारी और कादोलेटा जो पर्व जो होता है ये खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व है। अगला है अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग बंदिया के नाम से जानते हैं। अपने ग्रामीण पंचायत को खड़िया जनजाति के लोग बंदिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? बंदिया ये लोग बोलते हैं। अब आगे देख, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे भूमि जनजाति से। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी अगर हो सके तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।